इस सभागार में मौजूद हमारे सभी सम्मानीय साथी जो आज इस दोपहर मेट्रो के 10 साल के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं, मंच पर विराजित हमारी भोपाल की सबसे महापौर प्रथम नागरिक मालती मौर्य जी और मालती राय जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे बहुत ही पुराने मित्र नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि दरिया दिल्ली का दूसरा नाम है, और क्या कहना चाहिए उनकी शख्सियत को बयां करने अगर बैठ जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। और हमारे पूज्य एन.के. सिंह साहब, विजयदास श्रीधर साहब, नारायण व्यास जी जिन्होंने कि पुरातत्व के क्षेत्र में विष्णु वाकरकर जी के साथ मिलकर न जाने कितने नई नई चीज़ें खोजी, इसको उनको इसी साल पद्मश्री से नवाजा गया है। मैं इस वक्त स्मरण करता हूँ हमारे पूज्य श्री आलोक मेहता जी का, वो भी इस दोपहर मेट्रो के सफ़र के प्रणेता के रूप में साथ रहे और उन्होंने लगातार अपने आलेखों के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहे। तो जो एक हमारी जो टीम बनी संपादकी की, उसने गंभीरता के उस मुकाम को दिलाया। ख़ासतौर से जब दोपहर के अखबार होते हैं तो उनके बारे में माना जाता है कि ये लोकल नेचर के होते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया ही ग्लोबल हो गई है, एक गांव बन गया है, तो एक दोपहर का अखबार लोकल कैसे रह सकता है। तो हमने इसी मुकाम को हासिल करते आज हमारे सामने अजातशत्रु श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं जो कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनके हमने इंटरव्यू किए दोपहर मेट्रो का एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के जरिए, और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने एक अपने आपको एक खोज में इनकी इंस्पिरेशन से कि वर्ल्ड की हिस्ट्री को खोजते हुए, और जो आज ईरान की जंग पर जो दोपहर मेट्रो ने लगातार सीरीज लिखी है उसके विभिन्न आयामों पर, उसके प्रणेता श्री श्रीवास्तव जी हमारे सामने बैठे हैं। और आज जो हस्तियाँ सम्मानित हो रही हैं वो तो खैर अपने आप में, मैंने इतने बिरले काम डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने किए हैं, या हमारी बिटिया दिव्यंका त्रिपाठी ने किया है, आकृति मेहरा जो कि जिसने कि वंदे मातरम को गाया, मैंने दिल भर आया था, इतना अच्छा। तो ये तो ये 10 साल का जो हमने मुकाम जैसे भी पूरा किया, सब इस बात को साक्षी है। कोई इस बात का हम पर आरोप नहीं लगा सकता कि दोपहर मेट्रो ने किसी से पैसे लेके खबर छापी है या खबर रोकी है। हमने समाज के लोगों से सहयोग के इसको खड़ा किया और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रांग किया कि आज दोपहर मेट्रो 1 घंटे 2 घंटे के भीतर पूरी भारत मध्य प्रदेश के हर शहर में नहीं, देश के कई मशहूर शहरों में, विदेश के कई शहरों में पहुंच जाता है। वहाँ इंडियन ग्लोबल जो लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, वो अपने ग्रुप में फैलाते हैं और वो बताते हैं उनके मध्य प्रदेश में भी क्या हो रहा है, और मध्य प्रदेश के लोगों को हम बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये जो एक सेतु का काम है, हमारा काम क्या है, जनता की आवाज़ को सरकार तक ले जाना, सत्ता तक ले जाना, और ओपिनियन मेकर्स और डिसीजन मेकर्स के बीच पे उसको पढ़वाना और जनता की बात को मनवाना। इसके लिए हम बहुत पीछे भी पड़ते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये बड़े अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकारिता का धर्म यही है। लोग कहते हैं कि पत्रकार समाज का आईना होता है, नहीं, मैं मानता हूँ पत्रकार जो है वो समाज को दिशा दिखाने वाला वो है, समाज को भी, सरकार को भी, सत्ता को भी चौकस करने वाला चीज़ है। वो सिर्फ अकेला इस चीज़ के नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की आवाज़ बंद, वो जनता की आवाज़ बनता है। विपक्ष तो कई बार उनके अपने निस्वार्थ भी होते हैं, लेकिन वोटों की राजनीति और इन सारी चीज़ों से हटके जनहित के लिए क्या हो सकता है वो हम परोसने की कोशिश करते हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं चूँकि क्रिकेट का खिलाड़ी रहा, एक समय था कि मैं पत्रकारिता का जब कोर्स किया मैंने डिग्री का, तो मेरे सामने एक बड़ा एक झंझट, एक असमंजस था कि मैं क्रिकेटर
कि अपने काम को आगे बढ़ाऊं या पत्रकारिता को पूरी तरह से अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही फुल टाइम गेम थे। तो अगर हम अखबार की दुनिया को क्रिकेट की भाषा में आसानी से समझाने की कोशिश करें, तो चूँकि मुझे मैगज़ीन में काम करने का अनुभव है, हमारे आदरणीय एन.के. सिंह साहब ने तो इंडिया टुडे में झंडे गाड़े ही है, मुझे भी आउटलुक में काम करने का मौका मिला। तो मैगज़ीन की जो पत्रकारिता होती है वो टेस्ट मैच की तरह होती है। जब मैंने आउटलुक ज्वाइन किया तो मैं एन.के. सिंह साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा बहुत रिसर्च करना पड़ती है, आप किसी के पास 2 घंटे बैठते हो, आपको 2 लाइन की खबर मिलती है। तो ये सारी सीख, सब सारी नसीहत, श्रीधर जी, हमारा कोई पत्रकारिता में कोई पुरानी पीढ़ी का कोई इतिहास नहीं है, ना क्रिकेट में भी नहीं था। क्रिकेट में अपना कोई उस समय कैलाश जी या सिंधिया जी जैसे लोग होते शायद अपने, तो शायद मैं क्रिकेट में बढ़ जाता, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि क्रिकेट में जब तक कि कोई आपको पीछे नहीं खड़ा हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने हमारा जो पैशन था जर्नलिज्म का, उसको मैंने अपने प्रोफेशन में डाला। लोग अक्सर एक चीज़ जो अवधारणा करते हैं कि वो प्रोफेशन और कमर्शलाइजेशन को मिक्स करते हैं। वो प्रोफेशन को ऐसे समझते हैं कि जैसे कि ये कमर्शलाइजेशन है। कमर्शलाइजेशन का मतलब वाणिज्यिकरण, और व्यावसायीकरण जो है वो हर प्रोफेशनल हो। एक डॉक्टर अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहिए, एक वकील अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन को अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए। हर फील्ड में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जो मैगज़ीन है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, और जो सुबह का अखबार है जिसमें भी मैंने 25 साल अपने बिताए हैं, करीब 20-25 साल, तो वो एक वनडे क्रिकेट की तरह है। उसमें 50 ओवर का मैच होता है, आपके पास मौका होता है संभलने का, स्लॉग ओवर भी मिलते हैं जब आप रन बनाएं। लेकिन जो T20 का मैच होता है उसमें आपको 3.5 घंटे में गागर में सागर समान है। एक ये बड़ी चुनौती है, और आपको अपने पाठकों के सामने सिर्फ खबर नहीं दिखाना है। 2 मरे 4 घायल वाली पत्रकारिता तो बहुत हो गई, लेकिन किसी घटना के पीछे क्या छुपा है, खबर के अंदर क्या है, ये दोपहर मेट्रो का लक्ष्य था, ये ध्येय था। और इस खबर के आगे क्या होगा, ये हमने इस मूल मंत्र को आगे बढ़ते हुए हमने अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। और कोरोना के पहले के दौर की बात है, जब हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भेजते थे तो उसकी 1.5-2 लाख रीच थी उसकी। मैंने कई हमारे साथी लोग बोलते हैं कि पत्रकार तो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसा होना चाहिए। लेकिन आज सरकार के नियम इतने सख्त हो गए हैं कि अगर वो आज जीवित होते तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाते। अगर डिजिटल का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। हमने उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो 1-1.5 लाख 2 लाख लोगों तक रीच बनाई, वो रीच हमारी कोरोना काल में जब लोगों ने हाथ लगाना बंद कर दिया। आज डॉक्टर राजेश शर्मा जी बैठे, डॉक्टर भुवनेश गर्ग अपनी ज़िंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर कोरोना में अखबार का क्या सामाजिक सरोकार हो सकता है, इसके लिए हमने लगातार सीरीज लिखी, और हमने लोगों को बताया कि लोगों की मौत दवा और दहशत से हो रही है। जब कोरोना की दवा नहीं है तो हम डॉक्टर से यही सवाल करते थे कि आप दवा किस बात की दे रहे हैं, क्यों ज़रूरत है। जब वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर खुद बनाता है, वो तभी बना सकते जब उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो। आप एंटीबायोटिक दे के उसकी प्रतिरोधक क्षमता को क्यों कम कर रहे हो, ये सवाल उठाते थे। फिर एक रेमडेसिविर, एक और न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ, एक आइवरमेक्टिन नाम की दवाई थी जो कुत्ते और बिल्लों में जो टिक्स हो जाते हैं, जिनको पिस्सू बोलते हैं, मतलब वो दवाई तक कोरोना में अपनाई गई। ऐसा प्रयोग धर्मिता कोरोना पीड़ितों के साथ हुआ है, और वो चीज़ हमने जाहिर की। और फार्मा लॉबी इतनी सशक्त हो गई थी कि उसने बड़े बड़े मीडिया घरानों के जरिए भी सरकार पर इतना दबाव डाल दिया कि कलेक्टर एसपी सब कैलाश जी ने भी देखा है, नरेंद्र सिंह जी ने भी देखा है कि कलेक्टर एसडीएम जो है वो रेमडेसिविर की व्यवस्था करते फिरते थे। एक भोपाल के वरिष्ठ डॉक्टर थे, उन्होंने कहीं किसी से संपर्क किया मेरे थे कि मैं राजेश में तो आपके अखबार में एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर बहुत कारगर दवा है कोरोना की। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने ज़िंदगी में पहली बार मेरे से कोई गुजारिश की। उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ।
मैंने कहा सर देखिए, मैंने लगातार रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं करने के खिलाफ को लेकर मुहिम चला रखी है। हम ये छापेंगे तो हमारी साख भी दांव पे लग जाएगी। तो मुझे आप माफ़ करिएगा इसको, क्योंकि वो दवा जो जीका और एबोला वायरस जो कि बहुत छोटे फॉर्म थे उनमें कारगर साबित नहीं हुई, तो ये फार्मा लॉबी क्यों निकाल के ले आई। तो हमने तकनीकी, स्वास्थ्य से, सेहत से जुड़े पहलू, इन सारे चीज़ों को जो प्रो पीपल हो सकता है जो अप्रोच के साथ में, उसको हमने पूरा किया है। अब इस सफ़रनामे में हमने जो 10 साल तक पहुंचाया, लोगों की तमाम अटकलों और साथ के बीच, मैंने कोरोना के साथ में और भी कुछ दौर ऐसे आए जब दोपहर मेट्रो गंभीर आर्थिक संकटों से भी जूझ रहा था, लेकिन हमने अपने इरादों से हिले नहीं, डिगे नहीं। अब हमने दोपहर मेट्रो को कंटेंट में किस तरह से ढाला है, इसका आकलन तो हमारे पाठक वर्ग ही करते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, हर दिन परीक्षा देते हैं। जांचने का काम आपका है, नंबर देने का काम आपका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं फ्लो में हूँ, मेरे फ्लो को मत तोड़िए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको मैं कितना कर पाया हूँ, ये फैसला सारा वो करेगा, पाठक वर्ग ही करेगा, क्योंकि परीक्षा का अंततः वही होता है। तो मैं अपनी बात को, और अभी जिस तरह से ये बात आई कि क्योंकि हमने इसके ना उद्घाटन में कोई इसका कार्यक्रम किया, ना कोई किसी सालगिरह पे कोई कार्यक्रम किया, क्योंकि हमें अपने अखबार को हम कैसे तैसे चला रहे थे ये हम ही जानते हैं, और हमारे कुछ जो बहुत करीबी मित्र हैं वो भी जानते थे। लेकिन 10 साल का एक ऐसा अवसर आया तो हमें लगा कि नहीं, हमें ये लोगों को बताना और जताना चाहिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी जैसे आदर्श, महान आदर्शवादी पत्रकार जो एक मिशनरी भाव के साथ में चले थे, उसको आज़ादी के दौर के बाद जो एक उसका प्रोफेशनलिज्म का दौर आया है, उसको कमर्शियलाइजेशन से बचाते हुए किस तरह हम कर सकते हैं, इसकी कोशिश एक छोटी सी हमने की। लेकिन जब मई के महीने, चूँकि 9 मई आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, तिथि के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से, वैसे तो 7 मई को 165वीं सालगिरह उनकी हो चुकी है, लेकिन हमने इसका जो थीम रखा, विशेषांक जो निकाला दोपहर मेट्रो के 10 साल का, तो उसमें वंदे मातरम का 150वां साल, आरएसएस के 100 साल की भी अगर हमने चर्चा की, तो हमारे सुधीर सक्सेना जी बैठे हैं जो कि जिन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने खुद इस चीज़ को माना कि 100 साल में संघ कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कम्युनिस्ट कहाँ से कहाँ गया। यानी कि उनका लब्बो-लुआब यही था कहने का कि कम्युनिस्ट विचारधारा की जो आयतित विचारधारा थी, वो भारतीय आबो हवा उसको स्वीकार नहीं कर सकी, और जो राष्ट्र की चेतना का जो संकल्प लेकर चलने वाला आरएसएस जो है उसको आगे बढ़ गया। तो ये लेख भी है, उदंत मार्तंड, भारत का पहला हिंदी अखबार। विजयदत्त श्रीधर जी इसके बारे में बहुत विस्तार से प्रकाश डालेंगे। उल्लेख उन्होंने ही लिखा है, मैंने सब विषय के विशेषज्ञों से ही इसमें लेख लिखवाए हैं। आदरणीय एनके सिंह साहब से भी हमने गुजारिश की थी कि वो मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ना लिख सकता है, पर उनकी इतनी व्यस्तताएं हैं इस उम्र में, रिटायरमेंट के बाद भी वो आज दैनिक भास्कर में इतनी सेवा दे रहा है, इतना काम है उनके ऊपर कि वो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इस आग्रह को अगर ठुकरा है तो मैंने उसको किसी से लिखवाया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था, श्रीधर जी ने भी कहा था कि सबसे सशक्त हस्ताक्षर जो है वो एनके सिंह साहब ही हो सकते हैं। और नारायण व्यास जी की मैं क्या बात कहूँ, वो तो हमने उनको चुना है, या हमारे भोपाल की बिटिया दिव्यंका त्रिपाठी जो झंडे गाड़ रही है, या डॉक्टर राजेश शर्मा जी साहब, सारा ब्यौरा आशीष जी देंगे और हमारे सारे वक्ता भी बात करेंगे। लेकिन हमने इन सब सारी थीम को समेटते हुए एक छोटे से गागर में सागर समाया है कि देश दुनिया के साथ में भी जुड़कर रहना जरूरी है। अपने के लिए तो हर कोई सोच लेता है, एक जानवर भी अपने ही चिंता कर लेता है, लेकिन हम अपने साथ समाज की भी अगर चिंता करते रहें तो एक बड़ी बात होगी। और दोपहर मेट्रो ने अपने इसी लक्ष्य को बनाया है कि देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े और देश का हर नागरिक अपने आप को ढाल सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। 1-2 लाइन मैंने लिखी थी, वो ज़रूर
कह सकता हूँ, जो मैंने लिखा था, ये करता हूँ सैर आसमां की फिर भी है ज़मीं का अंदाज़ा, फिरता हूँ ख्वाबों की दुनिया में फिर भी है हकीकत का अंदाज़ा। धन्यवाद।